आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बिहार में इंतखाबी सरगर्मी तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा SIR पर बिहार मुल्क को दिखाएगा नई राह। CIC ने की BLO के बेहतरीन काम की तारीफ। राय दहिंदगान से आइंदा इंतखाबात में जोश खरोश से हिस्सा लेने की अपील। वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा महाराष्ट्र। वजीर दाखिला ने कोपरगांव में मल्टी फीड CBG प्लांट का किया इफ्तिताह। प्रोग्राम में कहा, भारत की शुगर कोऑपरेटिव मिलों के लिए खुला है नया रास्ता। बच्चों की अमवात के बाद मरकजी हुकूमत की कफ सिरप को लेकर रियासतों के साथ मीटिंग। मरकजी सेहत सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग। मामले में डॉक्टर परवीन सोनी हिरासत में लिए जाने के बाद मुअत्तल। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही। मुख्तलिफ मकामात पर तोदे खिसकने से 13 अफराद की मौत। पुल गिरने से भी काफ़ी नुकसान। सदर, नायब सदर और वजीर आज़म मोदी ने किया ताज़ियत का इजहार। ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। भारत ने अब तक 3 विकेट खोकर बनाए 141 रन। खबरें अब तफसील से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन की 16 रुकनी टीम बिहार इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हफ्ते से बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के काम की भी तारीफ की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार के वोटरों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह हम त्यौहार मनाते हैं उसी तरह हमें जमहूरियत का त्यौहार मनाना चाहिए। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ST 2, ST 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा। बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 22 नवंबर को बिहार असेंबली की मियाद खत्म होने से पहले इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। उन्नीस 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम के अमल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर तालीम और बिहार असेंबली इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी तंजीम इंचार्ज विनोद तावड़े,
नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरपरस्त और साबिक वजीर आला जितेंद्र राम मांझी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। ख्याल किया जाता है कि मीटिंग में एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी क़यादत में अपने इत्तेहादियों के दरमियान मजबूत तालमेल को यकीनी बनाना चाहती है ताकि इत्तेहाद मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े। और मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी की लालू और राबड़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के 15 साल दौर हुकूमत में अगवा और कत्ल एक सिनत बन गए थे और इसी जंगल राज की याद आज भी अवाम को खौफ से भर देती है। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। उमूर दाखिला और इमदाद माहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहलियानगर के कूपर गांव में मल्टी फीड सीबीजी प्लांट का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि पीएम मोदी के मरकजी हुकूमत मुल्क के किसानों के लिए वक्फ है। उन्होंने मजीद कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता योजना से आने वाले दिनों में दालों के सिलसिले में खुद किफालत में इजाफा होगा। वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहलियानगर में किसानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों की मदद के लिए पुरअज़्म है। लोनी के इलाके में किसानों को हालिया शदीद बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। वजीर दाखिला ने कहा कि औरंगजेब के नाम की तशहीर करने वालों में औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया। अमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साईं धाम में साईं बाबा के दर्शन किए और सबकी खुशी और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लोनी में कोऑपरेटिव चीनी मिल के बानी पद्मश्री विट्ठल राव वैखे और साबिक मरकजी वजीर आजानी बाला साहब के मजस्मों की भी नकाब कुशाई की। बच्चों की मौत के बाद मरकजी हुकूमत कफ सिरप पर आज तमाम रियासतों के साथ अहम मीटिंग रखी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत पूरी तरह से चौकस हो गई है। हुकूमत अब अद्वियात के मेयार और हिफाजत के हवाले से सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रही है। इस मीटिंग की सदारत मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीसा श्रीवास्तव ने की है। इसमें मुल्क भर से चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत, रियासती ड्रग कंट्रोलर्स और CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अफसरान ने भी हिस्सा लिया। कफ सिरप से 10 बच्चों की हलाकत के मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और दवा लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ 3 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर परवीन सोनी एक निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे थे और नुस्खे में कफ सिरप लिख रहे थे। डॉक्टर परवीन सोनी के खिलाफ पुलिस थाने में 3 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद एक खुसूसी टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के परासिया से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की अमवात से मुतालिक मरकजी हुकूमत की एडवाइजरी के बाद रियासतों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोल्ड ड्रिंक्स कफ सिरप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है और उत्तराखंड में
दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसने जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। उत्तराखंड हुकूमत ने बच्चों की हिफाजत और सेहत आमा को अवलीन तरजीह देते हुए ममनुआ कफ सिरप और अद्वियात के खिलाफ रियासत भर में सख्त मुहिम शुरू की है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर धन सिंह रावत की हिदायत पर महकमा सेहत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्तरका टीम में रियासत के तमाम अज़ला में मेडिकल स्टोर, थोक दवा फरोशों और अस्पतालों की अद्वियात की दुकानों पर छापे मार रही हैं। इससे सेहत आमा के लिए एक संगीन मसला तस्वुर करते हुए उत्तराखंड हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मूसलाधार बारिश ने शुमाली बंगाल में हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। तोदे खिसकने से कई इलाकों में सड़कें तबाह हो गई हैं, जिससे मामूल की ज़िंदगी धर्म भरम हो गई है। दार्जिलिंग में एक पुल के गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि दूसरी जगहों पर मिट्टी के तोदे गिरने और मकानात के ज़मींदोज़ होने से 13 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाके में बाकी इलाकों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट हो चुका है। दार्जिलिंग में बजनबाड़ी के पलपाजार इलाके में एक सड़क धंस गई, जबकि अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई सयाहों के फंसे होने का भी खदशा है। दूधिया पुल का एक हिस्सा बह गया है, जिससे सिलीगुड़ी और मैरे के दरमियान बराह रास्त रब्ता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद बड़ा लैंडस्लाइडिंग ने ऋषिखोला और पेडुविंग में सड़कें बंद कर दी हैं। कौमी शाहराह नंबर 10 जो दार्जिलिंग को दूसरे इलाकों से जोड़ती है, उसको भी बंद कर दिया गया है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF, गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज की टीमें बचाव और राहत के कामों में शामिल हो गई हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इंतज़ामिया ने अवाम से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले सान्हे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस आफत में जानी नुकसान की खबर इंतहाई तकलीफ दे है। मैं सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मैं बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने दार्जिलिंग में हुए हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से पुल के हादसे में जानो माल के नुकसान पर गहरा दुख हुआ है। सोगवार ख़ानदानों के साथ मेरी दिली ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग में हुए हादसे पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा, मैं दार्जिलिंग में पुल हादसे में जानी नुकसान से बहुत गमज़दा हूँ। अपने प्यारों को खोने वालों से मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। हम मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। और बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का खतरा है। आज सुबह 11 बजे कोसी बैराज से 5,10,960 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो पहले के 3,08,000 क्यूसेक से बहुत ज़्यादा है। सैलाब का पानी तेज़ी से देहातों में फैल रहा है और कई नशेबी इलाकों में दाखिल हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। फौरी तौर पर सैलाबज़दा देहातों में माइक्रोफोन के ज़रिए अवामी ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़ाती तौर पर कोसी बैराज का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और बचाव कामों की निगरानी की जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की टीम में मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। रियासती हुकूमत ने पट्टा में एक सेंट्रल कमांड रूम कायम किया है, जहाँ से सैलाब से मुतासरा पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। इस बीच भारतीय महकमा मौसमियात ने बहरे अरब में बनने वाले शदीद समुद्री तूफ़ान शक्ति के हवाले से अहम मालूमात शेयर की हैं। IMD के मुताबिक तूफ़ान उस वक्त अमान के साहिल के करीब है और उसका मरकज़ रासुल हद से तकरीबन
220 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि ये 6 अक्टूबर की सुबह तक मगरिब जुनूब मगरिब की समत बढ़ते हुए बतदरीज कमज़ोर होगा। सबसे अहम बात यह है कि तूफ़ान फिर अपना रुख बदल देगा। ये मशरक़ की तरफ से पलट कर मगरबी वस्ती बहरा अरब की तरफ बढ़ेगा और कमज़ोर होता चला जाएगा। महकमा मौसमियात इस तूफ़ान की हर सरगर्मी पर नज़र रखे हुए है। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रियासत में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर तालीम और बिहार असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के तंजीम इंचार्ज विनोद तावड़े, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सरपरस्त और साबिक़ वज़ीर आला जितेंद्र राम मांझी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ख्याल किया जाता है कि मीटिंग में एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी क़यादत अपने इत्तेहादियों के दरमियान मजबूत तालमेल को यकीनी बनाना चाहती है ताकि सियासी इत्तेहाद मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ सके। एनआईए ने जालंधर में पंजाब के साबिक़ वज़ीर मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों मुल्ज़िमीन में से तफ्तीशी एजेंसी ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बकिया 2 की तलाश जारी है। इन सभी पर यूएपीए और सीआरपीसी की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। उसके बाद एनआईए ने 12 अप्रैल को केस की जांच शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के बहादुरगढ़ थाना इलाके में वाक़े मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक मजहबी इज्तिमा के दौरान 2 बिरादरियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। इल्ज़ाम है कि एक मखसूस तबके के शहज़ोर नौजवानों ने दलित ख़ानदानों के घरों पर हमला किया और ख़वातीन समेत मुतादिद अफराद के साथ ज़दोकोब किया। अचानक हमले से मजहबी इज्तिमा में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। जाए वक़ूफ़ पर पहुंची बहादुरगढ़ पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की। गांव वालों के मुताबिक शहज़ोर नौजवान पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव करते रहे। कशीदगी के पेश नज़र गाँव में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हापुड़ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत भट्टागर ने बताया कि हालात अब काबू में हैं और मुजरिमों की शनाख्त कर ली गई है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना बहादुरगढ़ का गांव है रुस्तमपुर मोहम्मदपुर। वहाँ पे एक व्यक्ति सोरन सिंह के नाम के व्यक्ति के घर में एक कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे। उसमें से कुछ लोग लघुशंका करने के लिए गांव से बाहर लगभग 100 मीटर दूर गए। वहाँ पे अबूजर नामक व्यक्ति का एक मुर्गी फार्म था। वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। कुछ उन्होंने विवाद में जब मना किया कि यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो, तो अबूजर, उसका भाई और रोहित जाटव नामक व्यक्ति और एक बाहर से आया हुआ यतेन नामक व्यक्ति, इन्होंने उसका विरोध किया। इस बात पर इनके बीच में कहन सुनन और मारपीट हुई है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। जो प्रिंस और सागर नामक व्यक्ति थे जो वहाँ पे गए, उनकी चोट आई है। जो दोनों मजरूब हैं उनको अस्पताल के लिए भेजा गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई, इनसे तहरीर लेकर के इसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेडीज बोले डीजे बजा दो भैया, बोले नो अभी बजाऊंगा मैं, फिर टॉयलेट कर आऊँ। 2 लड़के वो टॉयलेट करने चले गए। यहाँ लेडीज ज्यादा ही तो वो शर्म के मारे आगे चले गए। तो वो दोनों ने दारू पी रखी मुसलमान के अंदर, तो पेशाब कर रहे थे। वो बोले भाई यहाँ कैसा आए हो तुम? हम टॉयलेट करना है। एक ने उसमें 2-3 चांटे मार दिए। फिर वहां से एक लड़का उठ के आकर उस लड़के में, सोरन के भांजे में, उसने डंडा मार दिए 2। उसी खोपड़ी फट गई और एक के कंधे में डंडा मारा। ये घटना हुई। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए फसादात के बाद इंतजामिया सख्त कार्रवाई कर रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया मुसलसल कार्रवाई कर रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने शरपसंदों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन 200 दुकानों के बाहर गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को मसवार कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर संजीव मौर्य ने बताया कि कार्रवाई रूटीन के मुताबिक और आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई है वहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा के हामियों की एक बड़ी तादाद रहती है, जो 26 सितंबर को 9 महिला मस्जिद पहुंचे थे। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात को हटाने की ये कार्रवाई अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थी। सैलानी मार्केट में भी जो है ड्राइव चलाई जा रही है, जो अस्थायी रूप से
दुकानें आगे बढ़ाकर या जो सड़क पे कब्जा करके दुकानें निर्मित की गई हैं और आगे बढ़ा के किया गया है, उसको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अगर पक्के अवैध निर्माण होंगे तो उनको चिन्हित करके नोटिस दिया जाएगा, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अस्थायी अतिक्रमण है वो आज हटाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी तालुका में तब्दीली मजहब के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अमेरिकी शहरी जेम्स वॉटसन और उसके 2 मकामी साथियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग गरीब और कबायली अफराद को लालच देकर ईसाई बनाता था। मकामी अफराद की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके में छापा मारकर तीनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। तहकीकात से पता चला है कि वॉटसन 2016 में सियाहती वीज़ा पर भारत आया था और बाद में बिजनेस वीज़ा पर मजहब की तब्दीली की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकामी अफराद ने पुलिस की कार्रवाई की सताइश की। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फिक्की फ्लो ने मंशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी मुहिम पैदा करने के लिए जम्मू हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सिंह टोटी ने इस तकरीब को झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक मैराथन प्रतियोगिता जम्मू में आयोजित की गई। यह जम्मू कश्मीर पुलिस और फिक्की फ्लो की मदद से, उसके संयुक्त प्रयास से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो 4 श्रेणियों में है। यह सिविल सोसाइटी की मदद से इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है उसको करने का जो एकमात्र मकसद होता है वो ये है कि नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है वो हर घर तक पहुंचे, समाज के हर कोने तक पहुंचे। इस प्रतियोगिता से जो संकलित राशि होगी, जो उससे हमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फी के रूप में जो राशि मिल रही है, इसका इस्तेमाल हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संचालित ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को और प्रभावी तरीके से चलाने में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। जर्मनी की मेज़बानी में म्यूनिख में यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला की माइग्रेशन पॉलिसी की तश्कील 9 और ड्रोन के बढ़ते हुए खतरा से निमटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। बातचीत में यूरोप की फौरी सिक्योरिटी और हिजरत के चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डोब्रेंट ने हफ्ते के रोज़ म्यूनिख माइग्रेशन मीटिंग में अपने यूरोपीय यूनियन के हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के माइग्रेशन कमिश्नर मैग्नस ब्रोनर के साथ एक गोल मेज़ बातचीत की। डोब्रेंट और गुज़िश्ता हफ्ते में कहा था कि मीटिंग में ड्रोन सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को म्यूनिख के हवाई अड्डे पर ड्रोन नजर आने के बाद ये मामला अब और भी संगीन हो गया है, जबकि क्रेमलिन पहले इन वाक़यात से किसी किस्म के ताल्लुक़ से इनकार कर चुका है। सीनियर मर्दों की सिलेक्शन कमेटी ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की आइंदा सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर को नायब कप्तान बनाया गया है। भारत की वनडे टीम कुछ इस तरह से होगी: शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर नायब कप्तान, अक्षर पटेल, KL राहुल विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसाद कृष्णा, ध्रुव जोरेल विकेटकीपर, यशस्वी जायसवाल। और वहीं भारत की T20 टीम कुछ इस तरह से होगी, जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल नायब कप्तान, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेटकीपर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन विकेटकीपर, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। और ICC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अब तक 4 विकेट खोकर 154 रन बना लिए हैं। दिल्ली में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर से पैरा एथलीट्स अपनी एथलेटिक्स सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के CEO राहुल स्वामी ने हमारे साथी सुशील कुमार के साथ चैंपियनशिप के कामयाब इनेकाद के बारे में बात की।
दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। इस वक्त मेरे साथ राहुल स्वामी मौजूद हैं, जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनसे बात करेंगे पहली बार भारत की धरती पर पैरा खिलाड़ियों के लिहाज से कितना अहम है और जो प्रदर्शन है इससे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उन पे क्या प्रभाव नज़र आएगा। पैरालंपिक मूवमेंट जो है इंडिया में वो बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग मेडल्स तो पैरालंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स सब में जीत रहे हैं, लेकिन अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स को हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी तक की पैरा स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है। इसमें 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 1200 से ऊपर पैरा एथलीट्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट हमारा जो दावेदारी है, जो 2036 जो हम ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी जाएगी। और एक जनरली हमारे जो एथलीट्स हैं, क्योंकि होम पे एथलीट्स खेलते हैं तो उनका एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस आता है, उनको क्राउड का सपोर्ट मिलता है, तो उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आने वाली चैम्पियनशिप्स, जैसे अगले साल नगोया में एशियन पैरा गेम्स है, उसके बाद LA में 2028 में वो है पैरालंपिक गेम्स, उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। अगले साल एशियन गेम्स का आयोजन फिर से होने वाला है और पिछली बार जिस तरह हमने इतिहास रचा था, इस बार क्या कुछ उम्मीद है हमें? पैरालंपिक गेम्स में 2016 में 4 मेडल लिए थे, उसके बाद फिर हमने 2020 में हमने 19 लिए थे, 2024 में हमने 29 मेडल्स पे हम आ गए। उसी तरह एशियन पैरा गेम्स में हमने हांगझो में 111 मेडल लिए थे। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 140 तो क्रॉस करने का हम अपना टारगेट बना रहे हैं और अगले पैरालंपिक गेम्स में भी हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि हमारा करीबन 50 के आसपास हम लोग कर पाएँ। तो बिल्कुल, जैसे जैसे खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, खेल से जुड़ी सुविधाओं में भी जो है बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोंडो ट्रैक भी बना है, जो कि भारत में अपने आप में एक पहला मोंडो ट्रैक है। खिलाड़ियों के लिए कितना अहम है सर ये मोंडो ट्रैक जो है? इंडिया का फर्स्ट मोंडो ट्रैक लगा है ये, और सिर्फ कंपटीशन उसमें नहीं, हमारा वार्म अप ट्रैक भी हमने मोंडो ही लगाया है। उसका सबसे बड़ा पर्पस ये था कि ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, जो भी टॉप लेवल के जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स होती हैं, उसमें मोंडो ट्रैक होता है। तो हमारे एथलीट्स जो हैं वो हमेशा उनको क्या करना पड़ता है, बाहर जाके अपने को ट्रेन करना पड़ता है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है कि उस ट्रैक पे कैसे भागें, क्योंकि ये ट्रैक में आप थोड़ा फास्ट होते हो। तो अगर आप उसके लिए ट्रेन नहीं हो तो आपको इंजरी हो सकती है, या आप गलत फॉल्ट्स कर सकते हो, फाउल्स कर सकते हो। तो ये लगने से हमारे जो सारे एलीट एथलीट्स हैं वो जो हैं इधर आके प्रैक्टिस करेंगे और उनको बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह के इवेंट हैं भारतीय खेल को जिस तरह से विकसित कर रहे हैं, खेलों का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, वहीं नए खिलाड़ियों के लिए, नए बच्चों के लिए भी ये खेल उतने ही अहम हैं, क्योंकि वे एथलीट यहाँ पर आकर नया अनुभव जो है हासिल कर रहे हैं, ताकि पैरा खेलों से जुड़ें और आने वाले समय में देश के लिए खेलें। कैमरामैन विक्की के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जायका